हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। पिछले 2-3 दिनों से आपके पास नहीं आ रहा हूं और इस बीच में काफी इरेगुलर हो गया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली तबीयत सही नहीं, इस कारण से जो है 1-2 दिन अब्सेंट हो गया था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तबीयत सही रहेगी और हर दिन आपके सामने आऊंगा डेली करंट अफेयर्स को लेके। ये डेली करंट अफेयर्स में हम लोग पिछले 24 से 28 घंटे के अंदर जो भी महत्वपूर्ण घटना होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको देखते और समझते हैं। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के लिए काफी जरूरी होता है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पिछले 24 से 48 घंटों में क्या महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अभी मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है भारत और ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। और ये खास बात इसलिए है क्योंकि यह अपने आप में पहला नौसैनिक अभ्यास है। और जहां तक नौसैनिक अभ्यास का मतलब है तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि सामुद्रिक क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाना। इसके अंतर्गत भारत का जो है नौसैनिक जहाज, वो उसका नाम है सुमेधा। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से 3 देश ने इसमें भाग लिया। कौन कौन सा देश है उसका नाम आप लोग देख लिए, उसमें इटली है, फ्रांस है और स्पेन है। तीनों का नाम दिया गया कि तीनों का कौन कौन सा जहाज ने भाग लिया था, युद्धपोत ने भाग लिया था। तो उसका नाम आप लोग एक बार जरूर देख ले, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग जरूर इसे देख ले। मैं एक बार फिर आप लोग के लिए भी पढ़ देता हूँ। इटालवी नौसेना के जहाज ITS फास्करी, फ्रांसीसी नौसेना के जहाज FS वेंटोस और स्पेनिश नौसेना के जहाज टोर्नेडो, ये EU के तरफ से भाग लिया था। भारत के तरफ से INS सुमेधा ने भाग लिया था। ये गिनी की खाड़ी में हुआ था, ये संयुक्त युद्धाभ्यास। भारत और मलेशिया की सेनाओं के ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। क्या कौन सा प्रशिक्षण है ये? भारत, इसका नाम दिया गया अभ्यास अरिमाव शक्ति 2023। ये भारत और मलेशिया के बीच में शुरू किया गया है और यह आपको मेघालय के उमराई छावनी में हो रहा है। उमराई छावनी में आप लोगों को पता हो कि बहुत सारे सैनिक युद्धाभ्यास होता है और ये भारत और मलेशिया के बीच सैनिक युद्धाभ्यास है, इसका नाम दिया गया अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023। इस अभ्यास में मलेशिया सेना का 5वीं रॉयल बटालियन और भारत के राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन सैनिक शामिल हुआ है। बच्चों, ये आप लोग देखते हुए एग्जाम में खासकर जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें भारत ने पिछले 1 साल में, जब आपका एग्जाम हो रहा है उससे पिछले 1 साल में जितने भी सैनिक युद्धाभ्यास किया है, चाहे नौसैनिक अभ्यास है, चाहे वायु सैनिक का है, कोई भी है, वो आप लोग से पूछा जाता है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है ध्यान रखो। उसमें पूछा जाता है भारत किस देश के साथ हुआ है, पहला। दूसरा चीज पूछा जाता है ये किस तरह का युद्धाभ्यास है, मतलब नौसैनिक युद्धाभ्यास है, वायु सैनिक है, किस तरह का युद्धाभ्यास है। तीसरा पूछा जाता है कि किस जगह हुआ है। और चौथा पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस युद्धाभ्यास का नाम क्या दिया गया है। अभी जो हम लोग आपको लेके चलते जो बताया जाता है, ये बताया जा रहा है कि जो पिछले 28 घंटे में जो जो चीज नया आया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंतर्गत ये चीज बताया जा रहा है। तो अभी भारत मलेशिया के बीच में जो हुआ है उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात में जो है दुनिया का पहला नैनो DAP प्लांट शुरू होने वाला है और ये कहाँ होगा? ये गुजरात के गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात का राजधानी भी है, एक जिला भी है। तो गांधीनगर में एक जगह है जिसका नाम है कालोल। कालोल में ये नैनो DAP प्लांट स्थापना किया जा रहा है। नैनो DAP प्लांट क्या होता है? नैनो से क्या समझते हैं? मुझे लगता है आप लोगों में से सारे बच्चे जानते होंगे कि नैनो का मतलब है सूक्ष्मतम, छोटा से छोटा, सूक्ष्म, इसे कहा जाता है नैनो। नैनो यूरिया आपने सुना होगा, ये नैनो DAP क्या होता है? आखिर नैनो छोटा DAP क्या हो गया? DAP का मतलब आप समझते हैं डाई एल्युमिनियम फास्फोट। तो ये क्या होता है? नैनो का क्या मतलब हो गया? नैनो का मतलब होता है ऐसा नहीं कि वो इतना छोटा होगा। नैनो का मतलब हो गया जहां ये DAP जो है ठोस अवस्था में था, ये लिक्विड अवस्था में होगा। इसका प्लांट भारत में लगने वाला है। ये विश्व में पहला है, पहला नैनो DAP प्लांट लगने वाला है। इसका खासियत क्या है? अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 1/2 लीटर जो DAP लिक्विड होगा वो लगभग 45 किलो जो ठोस DAP होता है उसके बराबर काम करेगा, सिर्फ 1/2 लीटर लिक्विड DAP। इसे नैनो कहा जाता है। सोचिए कहाँ 45 kg लगता है था DAP, यहाँ पे 1/2 लीटर लगेगा, तो लगभग कह सकते हैं 90 गुना कम में काम हो जाएगा। इसे कहते हैं नैनो। और ये बनने वाला है, इसका प्लांट कहाँ लगने वाला है? गुजरात में गांधीनगर जिले के कालोल में लगने वाला है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये कहना मेरा या आपका नहीं है, ये कहना है ANP का। जो हमारे ये वैश्विक संगठन है उसका ये कहना है, SNDP का कहना है कि भारत 2030 तक जो तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 2030 तक
$7.3 ट्रिलियन हो सकता है भारत का नॉमिनल जीडीपी। तो 7.3 ये 2030 तक इनका अनुमान लगा। स्टैंडर्ड ऑफ पुअर्स जो आपका ग्लोबल एजेंसी है, उन्होंने ये बताया कि 2030 तक भारत का जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है वो $7.3 ट्रिलियन तक हो सकता है। साथ ही साथ इस अनुमान में यह भी बताया गया है कि 110 करोड़ भारतीय के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगा 2030 तक। ये भी आपके इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि S&P ने 2000 ने किस वर्ष तक भारत की जीडीपी को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के रूप में आंका है, तो आपको बताना होगा वर्ष 2030। श्रीलंका ने अभी 6 देशों को वीजा दिया है। वीजा देने का मतलब है 6 देशों को फ्री में वीजा दिया है, कि उसका ये हो गया कि आप उस देश में बिना वीजा के आ सकते हैं। ऑलरेडी वीजा दिया जा चुका है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्रीलंका जाने के लिए इन देशों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। तो जिन 6 देशों को श्रीलंका ने इस तरह का वरीयता दिया, उसमें भारत भी है। अर्थात अगर आप या मैं अगर श्रीलंका जाना चाहें तो वीजा लेने की फॉर्मेलिटी अब समाप्त हो जाएगा, बिना वीजा के श्रीलंका जा सकते हैं। यह श्रीलंका में जो टूरिस्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और 6 देश भारत है, इसमें भारत के अलावा इसमें चीन, रूस, मलेशिया, जापान और इंडोनेशिया है। तो भारत जो है बिना वीजा के श्रीलंका श्रीलंका जा सकता है। इस तरह से लगभग 58 देश लगभग ने अभी के डेट में इस न्यूज आने के बाद 58 देश ऐसा हो गया कि जहां यात्रा करने के लिए मुफ्त वीजा है, बिना वीजा के भी इस देश में यात्रा किया जा सकता है। एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट के आधार पे यहाँ पे यात्रा किया जा सकता है। आइसलैंड में आप लोगों को पता होगा कि एक इंडेक्स भी आता है जिसमें यह देखा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी किस देश में सबसे ज्यादा है। तो आइसलैंड का काफी सालों से जेंडर इक्वालिटी में, लैंगिक समानता में आइसलैंड नंबर 1 पे बना हुआ है काफी सालों से। लेकिन अपने आप ये बहुत बड़ा न्यूज है कि आइसलैंड में जो समान वेतन मांग पर महिलाओं ने हड़ताल किया है। आप जानते हैं कि एक तरफ जहां इंडेक्स में आइसलैंड को बताया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी में नंबर 1 पे, लेकिन दूसरी तरफ ये न्यूज आ रहा है कि वो समान वेतन की मांग पे वो लोग स्ट्राइक पे। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां की प्रधानमंत्री भी स्ट्राइक पे उन लोगों का, महिलाओं का साथ दे रही है। तो आपको एग्जाम में जरूर इस तरह का पूछा जा सकता है कि किस देश की प्रधानमंत्री लैंगिक समानता की मांग के लिए सम्मिलित रूप से हड़ताल पे बैठी है, ये बैठा है। अब आप सोचिए कि कानून व्यवस्था, या किसी देश में आपने सुने होंगे कि भारत में मोदी जी स्ट्राइक पे चले गए, या बाइडेन स्ट्राइक पे चला गया, या किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष स्ट्राइक पे चला गया, हड़ताल पे चला गया। लेकिन आइसलैंड में ऐसा चीज हुआ है, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन में आइसलैंड एक नाम दे देगा किस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है समान वेतन की मांग पे हड़ताल पे चले गए, तो आपका आइसलैंड हो सकता है ऑप्शन में दे दे। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से 2 भारतवंशी को सम्मानित किया गया है। 2 भारतवंशी को वैज्ञानिक पुरस्कार, अमेरिका जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार देता है, उसमें जो पुरस्कार दिया गया उसमें 2 भारतवंशी का भी नाम है। उनका नाम है, एक का नाम है अशोक गाडगिल और दूसरे का नाम है सुब्रा सुरेश। इसे ध्यान रखें। देखिए, जब भी अमेरिका भी, कुछ दिन पहले भी मैं आपको बताया था एक न्यूज की, अमेरिका ने इंडोनेशिया में भारत के मूल के व्यक्ति को वहां का राजदूत बनाया है। तो जब भी कोई भारतवंशी अगर किसी देश में किसी बड़े पोस्ट पे अगर नियुक्त होता है, तो वो चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कहीं भी अगर मंत्रिमंडल में कोई भारतीय है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, या किसी वैश्विक संस्था का कोई हेड बन जाता है तब महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति अगर किसी, या भारत के व्यक्ति या भारतीय मूल का व्यक्ति किसी वैश्विक संस्था, किसी देश में काफी अच्छे पोस्ट पे अगर आ जाता है तो उसे जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे इन 2 जो भारतवंशी भारतीय मूल के व्यक्ति है, इनको वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण, इसे जरूर ध्यान रखिए। मेक्सिको में अभी ओटिस तूफान आया था जिसमें लगभग 27 लोग की मृत्यु हो गई। 27 लोग की मृत्यु हो गई, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, नो डाउट की दुखद समाचार है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये नाम ओटिस। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि साल भर में, पूरे एक साल में कौन कौन सा तूफान किस जगह आता है, ये सम्मिलित करने पे यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 लिखा रहता है कि मैक्सिको, यहाँ पे कुछ और नाम दिया रहेगा, आपको 1 और 2 को मिलान करना होता है। तो ओटिस तूफान कहाँ पे आया है, तो ओटिस तूफान आया है मैक्सिको में आया है। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना। आज से भारत के रांची में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुरुआत हुआ है। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का शुरुआत हुआ है, आज से रांची में हुआ है। ये अभी तक का ये 7वां एडिशन है।
ये 7वां एडिशन है जिसका शुरुआत भारत में हुआ है। अब खास बात क्या हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भारत में पहला एडिशन है। भारत में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का पहला आयोजन भारत में हो रहा है। कुल ये 7वां आयोजन है, लेकिन भारत में ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। किस जगह हो रहा है? झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। कुल मिला के 6 टीम भाग लेगी। एक भारत है, भारत के अलावा इसमें 6 टीम भाग लेने वाली है। इस पे जरूर आप लोग नजर रखिए। इसमें 6 टीम का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन कौन सा टीम भाग लिया है, लेकिन ये जरूर पूछा जाए कि महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो भारत में आयोजन हो रहा है इस साल, ये कौन सा एडिशन है? तो ये आपको 7वां एडिशन है। एक चीज ध्यान रखिए। दूसरा चीज में पूछा जा सकता है कि भारत क्या इस महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में कभी विजेता रहा है? इसे भी जरूर याद रखिए कि भारत अभी तक जो 6 एडिशन हुआ है उसमें से भारत ने एक बार खिताब जीता है, और भारत ने 2016 में ये खिताब जीता था। भारत ने 2016 में ये खिताब चीन को हरा के जीता था। बच्चों ये था हमारा आज का एडिशन था, जिसमें मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के लिए 24 से 48 घंटों में जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है उसको लेके आपके सामने आने का। मेरा उम्मीद और कोशिश हमेशा यही रहेगा कि आपके लिए हर दिन कुछ ऐसा तथ्य को लाया जाए जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कल फिर मिलते हैं नए एडिशन के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे नए बच्चे हैं वो यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा देखते रहें। कोई भी आप लोग कमेंट करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज दीजिए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आपका पॉजिटिव जितना भी फीडबैक होगा उससे मोटिवेशन मिलेगा, कोई निगेटिव फीडबैक होगा उससे हम लोग को अपना स्तर सुधार करने का मौका मिलेगा। तो देखते रहिए यज्ञ विद्या और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।